हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। हमारा ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। इसे लिखा है एनिस जन ने, जिनका जन्म हुआ था 1964 ईस्वी में। अब देखो, ये हमारा जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये दो पार्ट में डिवाइड है। मतलब इस चैप्टर में टू स्टोरीज हैं, यानी कि इस चैप्टर में दो लड़कों की स्टोरी बताई गई है। इस चैप्टर का फुल नेम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस स्टोरी में बताया गया है कैसे छोटे बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है और उनसे कैसे काम करवाया जाता है। कुछ इस बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। जैसे हमारे बचपन की लाइफ होती है, वैसी लाइफ पूरी जिंदगी भर लौट कर नहीं आती। तो इस चैप्टर के नेम का यही मतलब है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि चैप्टर में दो स्टोरीज हैं, दो लड़कों की स्टोरीज बताई गई हैं। तो पहली स्टोरी का नाम है सम टाइम आई फाइंड रुपीज इन द गार्बेज, जिसका मतलब होता है कभी कभी मुझे गार्बेज में, यानी कि कूड़े में। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, उसमें मुझे कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं, 1 रुपए का सिक्का भी मिल जाता है। इस स्टोरी में ऐसे ही लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम है साइब ए आलम। और सेकंड स्टोरी का जो नाम है, यानी कि टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। इस स्टोरी में एक लड़के के बारे में बताया गया है जो एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। चलो ज्यादा बातें न करते हुए पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सम टाइम आई फाइंड अ रूबी इन द गार्बेज, यानी कि साहिब ए आलम की कहानी। यहाँ पर ऑथर उस लड़के के बारे में बताती है, उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में बताती है कि वो कहाँ पर रहता था। वो जो लड़का है वो बांग्लादेश से आया हुआ था, उसकी फैमिली बांग्लादेश से आई हुई थी। बांग्लादेश में एक शहर है, एक जगह का नाम है ढाका, वो वहाँ पर रहते थे और वो लोग वहां से यहाँ पर आ गए थे। ढाका में वो लोग खेतों के बीच रहते थे, जिनके चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो लोग यहाँ पर क्यों आ गए, यानी कि शहर में आकर क्यों रहने लगे। एक दिन ढाका में तूफान आया जिसमें उनका घर वर सब वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो उन लोगों ने, उनकी फैमिली ने फैसला किया कि वो अब बड़े शहरों में जाके रहने लगेंगे और वहीं पर अपना पैसा कमाएंगे और अपना जीवन व्यापन करेंगे। क्योंकि ढाका में तो सब कुछ उनका बर्बाद हो चुका था, उनका घर खेत सब बर्बाद हो चुका था, उनके पास कुछ भी नहीं था जीने के लिए। तो वो शहर में आकर बस जाते हैं, जिससे कि वो 2 वक्त का खाना खा सकें, रोटी कमा सके, पैसे कमा सकें। ऑथर हमें ये भी बताती है कि अब उनको इतना टाइम हो चुका है कि वो उस चीज को भूल चुके हैं, उस पास्ट को भूल चुके हैं, उनकी फैमिली सब चीजों को भूल चुकी है। ऑथर देखती है जो वो लड़का है साहिब ए आलम, वो कूड़े में कुछ ढूंढ रहा होता है। वो इधर उधर कुछ देख रहा होता है कि मुझे कुछ मिल जाए, कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रहा होता है। तो ऑथर साहिब से पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। तो इतने में साहिल धीरे से बोलता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो इतने में ऑथर साहिब से पूछती है क्यों, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। इतना बोल के ऑथर सोचने लगती है, ये मैंने क्या पूछ लिया, शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। ये तो एक कूड़े उठाने वाले हैं, ये स्कूल कैसे जा सकते हैं, इनके लाइफ में तो स्कूल जाना कोई मायने नहीं रखता है। तो वो इतना सोच ही रही होती है, तो साहिब जवाब देता है कि मेरे इलाके में कोई भी स्कूल नहीं है, अगर मेरे इलाके में कोई स्कूल बन जाता है तो मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। फिर औरत मजाक में बस ऐसे ही पूछ लेती है, अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवाऊं तो क्या तुम स्कूल जाओगे। ये सुनकर साहिब अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। इस इंसिडेंट के बाद जो साहिब होता है कुछ दिन बाद ऑथर के पास जाता है और पूछता है क्या वो स्कूल बन गया जिसके बारे में आप बता रहे थे। तो ऑथर रिप्लाई करती है, यानी कि ऑथर साहिब से बोलती है कि नहीं, स्कूल बनने में काफी टाइम लगता है। पर अंदर ही अंदर जो ऑथर है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, शायद मैं इस प्रॉमिस को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। उसने, क्योंकि उसने तो वो चीज बस ऐसे ही बोल दी थी कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवा दूंगी, तो क्या तुम जाओगे। तो वो इस बात को सीरियसली ले लेता है और उससे पूछने लगता है, लेकिन ऑथर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, शायद मैं इनके लिए कभी स्कूल नहीं बनवा पाऊंगी। वो ये भी सोचती है कि ये मैं अकेली नहीं हूँ जिसने ऐसा झूठा प्रॉमिस किया है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो शायद जैसे लोगों से झूठे वादे करते हैं और उन्हें कभी भी पूरा नहीं करते, उन्हें झूठे दिलासे में रखते हैं और अपने वादे कभी भी पूरे नहीं करते। अब हमारी ऑथर बता रही है काफी टाइम तक साहिब से मिलने के बाद वो एक दिन उससे उसका नाम पूछती है। तो साहिब बोलता है साहिब ए आलम। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि अगर इस बच्चे को इसके नाम का मतलब बता दिया जाए तो ये यकीन नहीं करेगा, क्योंकि साहिब ए आलम यानी कि इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के देवता। और इसको ये मतलब बता दिया तो ये कभी भी यकीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कहाँ उसके नाम का इतना बड़ा मतलब और कहाँ वो कूड़ा बीनने वाला लड़का।
अब हमारी ऑथर बता रही है वो जो साहिब है ना हमेशा अपने दोस्तों के साथ रोड पर घूमते रहता है। तो ऑथर ने उसके ग्रुप का नाम रखा हुआ है, यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ जो घूमता है उसका जो ग्रुप है ऑथर ने उसका नाम रखा होता है आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। वो इस नाम से उनको बुलाती है। तो वो इस नाम से क्यों बुलाती है? क्योंकि वो कभी भी चप्पल या जूते नहीं पहनते, वो हमेशा खाली पांव रोड पर घूमते रहते हैं। ऑथर ये भी बताती है जो साहिब का ग्रुप है, जो वो पूरे ग्रुप के बच्चे हैं, वो सिर्फ सुबह या दिन के टाइम ही दिखाई देते हैं। वो शाम को और रात के टाइम तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल मॉर्निंग बर्ड्स की तरह। जैसे कि मॉर्निंग बर्ड्स दिन में या सुबह ही दिखाई देती हैं और शाम को कहीं गायब हो जाती है, ऐसे इनका ग्रुप कहीं गायब हो जाता है। ये बच्चे शाम को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरह साहिब की आर्मी थी मॉर्निंग बर्ड्स की तरह। ऑथर बताती है ऐसे 1 महीना बीत जाता है, वो साहिब और साहिब को दोस्तों को अच्छे से जानने लग जाती है। फिर ऑथर एक दिन साहिब और उसके दोस्तों से पूछती है तुम लोग चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हो? तो उनमें से एक दोस्त उसका रिप्लाई करता है कि इसकी मम्मी इसको सेल्फ से चप्पल उतार कर नहीं देती है। ये भी पास वाला दोस्त बोलता है अगर इसकी मम्मी इसको सेल्फ से चप्पल उतार कर दे भी दे तो भी ये नहीं पहनेगा। तो रिकॉग्नाइज करती है कि जो लड़का रिप्लाई कर रहा है वो शूज पहने हुए है, बट उसने दोनों पैरों में अलग अलग शू पहने हुए हैं, मतलब उसके दोनों शू का कलर अलग अलग है। तो ऑथर पूछती है तुमने ऐसे अलग अलग रंग के शू क्यों पहने हुए हैं? तो लड़का इस बात को कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है, वो रिप्लाई ही नहीं करता इस बात का। तो उसके पास वाला लड़का बोलता है उसे भी जूते चाहिए, उसने लाइफ में कभी भी जूते नहीं खरीदे हैं। फिर हमारी ऑथर बोलती है वो अलग अलग जगह पर ट्रेवल करती है, उसे ऐसे गरीब लोग मिलते रहते हैं, तो वो कभी भी उन लोगों से पूछती है कि आप लोग चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हैं? तो वो जहाँ भी जाती है उन लोगों से ऐसे पूछती है, तो वो एक ही रिप्लाई करते हैं ये हमारा ट्रेडिशन है, यानी कि हमारे यहाँ जूते चप्पल पहनना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर अलाउ नहीं है। हमारी औरत बताती है ये कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, वो बस अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कुछ भी रिप्लाई कर देते हैं कि हमारे यहाँ जूते चप्पल नहीं पहने जाते, पर वो ये चीज को छुपाना चाहते हैं कि हम लोग गरीब है और हमारे पास शूज नहीं है। फिर हमारी ऑथर बताती है उनको एक स्टोरी याद आ जाती है। उनको वो स्टोरी एक इंसान ने सुनाई होती है जिसका नाम था उदीपी। उस इंसान ने उनको स्टोरी जब बताई होती है जब वो बहुत छोटा था। उसने उनको बताया था जब वो छोटा था उनके फादर प्रिस्ट थे और वो जब भी स्कूल जाता था मंदिर के सामने से गुजरता था तो हमेशा प्रे करता हुआ जाता था। वो मंदिर में हमेशा प्रे करता हुआ जाता था। वो प्रे क्या करता था कि भगवान मुझे भी एक जोड़ी जूते मिल जाए। ऑथर बता रही है कि जब वो इंसान छोटा था तो वो उसके 30 साल बाद उस शहर में दोबारा विजिट करने आती है, यानी कि उसको वहां पर आए हुए 30 साल हो गए थे, वो 30 साल बाद वापस वहां पर आई थी। वो उसी मंदिर को विजिट करती है, मतलब जिस मंदिर के पास वो पहले उस लड़की से 30 साल पहले मिली थी उस मंदिर के पास फिर से जाती है। वो देखती है वो मंदिर खाली सा था, मतलब वहां पर उस मंदिर के आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे पहले चहल पहल रहती थी वैसे चहल पहल उस मंदिर के पास नहीं थी। वो ये भी देखती है कि उस मंदिर के पीछे प्रिस्ट रहते हैं। फिर वो देखती है एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, वो फुल यूनिफॉर्म में होता है, स्कूल की यूनिफॉर्म में होता है। जैसे बच्चे बैग होते हैं, टाई लगी होती है, शू पहने होते हैं, ऐसी पूरी स्कूल यूनिफॉर्म में होता है। वो दौड़ता हुआ आता है और अपने बेड पर बैग फेंक कर चला जाता है। तो ऑथर सोचती है शायद भगवान ने उस बच्चे की विश को सुन लिया और अब प्रिस्ट के बच्चों के पास भी जूते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं उनके पास अभी भी शूज नहीं है। ऑथर बता रही है जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उनसे उसे एक जगह का नाम याद आता है, जिस जगह का नाम है सीमापुरी, जो कि दिल्ली में है। हमारी बता रही है जैसे कि दिल्ली में लोग रहते हैं, आप सभी मैं और आप सभी जानते हैं दिल्ली में कैसी फैमिलीज रहती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े होम्स हैं, लोगों के पैसे वाले लोग रहते हैं, बड़े बड़े टाउन है, बिल्डिंग्स हैं। दिल्ली में जो शहर है सीमापुरी, अगर वहां पर कोई जाएगा ना तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि वो दिल्ली में है। वो फील करेगा कि वो दिल्ली से कहीं बाहर आ गया है, क्योंकि वहां पर बहुत छोटे छोटे घर हैं और वहां पर कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। ऑथर बता रही है कि वो जो लोग वहां पर रहते हैं, जो सीमापुरी में लोग रहते हैं कूड़ा बीनने वाले, वो इलीगली वहां पर रहते हैं, यानी कि नाजायज तरीके से वहां पर रह रहे हैं। उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वहां पर नहीं है। वो लोग बांग्लादेश से 1971 में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर बस गए और यहीं पर रहने लगे, और उन्हीं में से साहिब की फैमिली है वो भी यहीं पर आकर रहने लगी। ऑथर बता रही है जो सीमापुरी जगह है वहां पर पहले कोई भी नहीं रहता था, वो बस एक बैरिंग लैंड था। वो अभी भी बैरिंग लैंड है, बस फिर भी वहां पर लोग आकर रहने लगे हैं। उनके जो घर है वो मड से बने होते हैं, उनकी जो छतें हैं वो टीन और टारपोलिन से बनी होती है। आपने देखा होगा इंडिया में जो लोग, कैसे बताऊं आपको, जैसे कि झोपड़ियां डालकर लोग रहते हैं ऐसे वहां पर रहते थे। मैं आपको पिक लगा दूंगी, यहाँ पर पिक देख सकते हैं कि कैसे वो लोग रहते थे। ऑथर बता रही है वहां ना कोई अच्छा सीवेज सिस्टम, ना ड्रेनेज,
रनिंग वाटर है, यानी कि पानी कहीं भी बहते रहता है, वहाँ 24 घंटे पानी भरा रहता है, पर फिर भी वहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा रैग पिकर्स रहते हैं, यानी कि कूड़ा उठाने वाले लोग रहते हैं। और वो लोग वहाँ 30 साल से भी ज्यादा टाइम से रह रहे हैं, बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड है, जो कि उन्हें कुछ पॉलिटिशियंस ने दिलाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे पॉलिटिशियंस ने उनका भला किया है। कोई भी नेता किसका भला करना चाहता है सिवाय अपने। उन्होंने इसमें अपना ही फायदा देखा है। उन्होंने उन लोगों का राशन कार्ड बनाया, क्यों? इसके बदले में लोग उन्हें वोट देंगे, और वो उन्हें वोट देंगे तो वो उन्हें राशन देंगे, इसलिए उन्होंने उनका राशन कार्ड बनाया। राशन कार्ड के थ्रू उन्हें सामान कम दामों में मिल जाता है। खाने पीने का जो सामान है उन्हें राशन कार्ड के थ्रू कम दाम में मिल जाता है। इससे पॉलिटिशियंस का भी फायदा हो जाता है और रैग पिकर्स का भी फायदा हो जाता है, इसलिए वो लोग उन्हें वोट देते हैं। और वो चाहते ही क्या, उन्हें बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो रात को कभी भूखे न सो। बस उनकी इच्छा ही क्या होती है कि हम रात को खाना खाकर सोएं। राशन कार्ड ना हो तो वो वोट भी नहीं दे सकते। फिर हमारी जो ऑथर होती है ना, वो कुछ महिलाओं से मिलती है जो टाट की साड़ी पहनी होती है, यानी कि टाट का मतलब होता है वो गंदे मैले कपड़े पहने होती है, बहुत ज्यादा पुरानी साड़ियां पहनी होती हैं। औरत उनसे पूछती है, आपने अपना घर क्यों छोड़ दिया? आपके पास तो वहाँ खेत थे, आप खेती कर सकते थे, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहते? तो वो औरत जो होती है उन्हें रिप्लाई करते हैं कि वो वहीं रहना चाहेंगे जहाँ उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, और वो यहीं पर रहना चाहती हैं। ऑथर बताती है जो रैग पिकर्स के बच्चे होते हैं, इन कूड़ा उठाने वाले के जो बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही काम करना सीख जाते हैं। वो अपने माँ बाप को देख देख कर काम करना सीख जाते हैं, और वो भी काम पर लग जाते हैं, यानी कि पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं। और सीमापुरी में सभी लोग कूड़ा उठाने का काम करते हैं। इन लोगों के लिए कूड़ा उठाना, रैग पिकिंग करना एक फाइन आर्ट की तरह है। उनके लिए वो एक गोल्ड की तरह है। उनके लिए बहुत आम बात होती है, उन्हें कूड़ा उठाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सब इसलिए करते हैं वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके, 2 वक्त का खाना खा सके, और उन्हें रात को भूखा ना सोना पड़े। साहेब ऑथर को बताता है कि उसे गार्बेज से, यानी कि कूड़े से, कभी कभी 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। तो ऑथर बताती है उन बच्चों को 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट मिल जाता है तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और वो और ज्यादा उसमें ढूंढने लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि हमें और पैसे मिल जाएंगे। हम और ज्यादा सर्च करेंगे, कूड़े में और ज्यादा ढूंढेंगे तो हमें शायद और पैसे मिल जाए। ऑथर बता रही है इन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कूड़े का अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मतलब है। यानी कि उनके पेरेंट्स जो कूड़े को कुछ और समझते हैं, गार्बेज को, और उनके जो बच्चे हैं वो कुछ और समझते हैं। पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज है वो एक सरवाइव करने का जरिया है, वहीं गार्बेज बच्चों के लिए एक मिस्टीरियस थिंग है, जिसमें उन्हें कुछ ना कुछ नया अतरंगी चीजें मिलती रहती हैं। कभी पैसे, कभी कुछ मिलते रहता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमारी औरत बता रही है वो एक दिन देखती है, सुबह के टाइम वो देखती है कि साहेब खड़ा हुआ है और चुपचाप से खड़ा होके वो कुछ लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। साहेब बताता है कि उसे वो गेम बहुत ज्यादा पसंद है। जब वो लोग खेलकर चले जाते हैं तो वहाँ का जो गेट कीपर है उसे कुछ समय के लिए अंदर आने देता है और उसे वो गेम भी खेलने देता है। जैसे रैकेट उसे दे दिया, वो रैकेट से जरा सा खेलने लग जाता है, कुछ समय के लिए उसे रैकेट भी दे देता है। फिर ऑथर एक चीज और नोटिस करती है, उस दिन साहेब ने व्हाइट शूज पहने हुए थे, लेकिन जो वो कपड़े पहने हुआ था, शर्ट और लोअर पहना हुआ था, वो बहुत ज्यादा गंदा था। और वो कपड़े गंदे पहना था और पैरों में टेनिस शूज पहना हुआ था, ये देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। तो साहेब बोलता है एक बार एक लड़के ने उसे ये जूते दिए थे। तो ऑथर सोचती है शायद वो लड़का बहुत ज्यादा अमीर रहा होगा और वो यहाँ खेलने आता होगा। ऑथर सोचती है उस लड़के ने उसको ये शूज इसलिए दे दिए क्योंकि उसमें से एक जूते में छेद था। उस अमीर लड़के की तो अलग बात है, लेकिन साहेब के लिए फटे हुए जूते, छेद वाले जूते भी एक बहुत बड़े सपने की बराबर है। ऐसा लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। ऑथर बताती है जूते की तो अलग बात है, लेकिन जो गेम है जिसे साहेब देख रहा है, वो सपना पूरा होना शायद उसके लिए नामुमकिन है। शायद उसका वो सपना कभी पूरा ना हो। और हम सभी को पता है ऑथर ऐसा क्यों बोल रही है कि इन लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई, क्योंकि अगर उसे गेम सीखना है तो उसे कोचिंग भी जाना पड़ेगा सीखने के लिए। कोचिंग ना भी जाए तो उसे गेम सीखने के लिए सारी चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि टेनिस बैट हो गया, टेनिस बॉल हो गई, बैग हो गया, बाकी सब चीजें। और एक रैग पिकर्स के लिए ये चीजें लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल की बात है। फिर ऑथर देखते हैं एक दिन साहेब मिल्क बूथ लेकर जा रहा होता है, जैसे कि आपने देखा नहीं है, जैसे आप पिक में देख सकते हैं कि दूध वालों के पास जो कैन होता है, साहेब वो लेकर जा रहा होता है और वो साहेब से पूछती है तो साहेब बोलता है अब वो एक रोड के किनारे एक स्टॉल पर काम करने लगा है और उसे काम के 800 रुपए भी मिलते हैं और काम के वक्त उसे खाना भी मिलता है।
ऑथर साहब से पूछती है क्या तुम्हें काम करना पसंद है। ऑथर सोचती है कि उसके पास जो मिल्क बूथ है यानी कि वो दूध का जो कैन लेकर जा रहा है वो कितना भारी है। जो कचरे का वो झोला लेकर घूमता था उसमें इतना वेट नहीं होता था जितना कि इस कैन में वेट है, लेकिन असल बात में तो ये है उस कैन में तो कुछ भी वेट नहीं था जितना वो कचरे के झोले में वेट होता था। ऑथर सोचती है पहले वो कितना फ्री रहता था, अब वो कितना बिजी हो गया है, अब वो किसी आदमी के अंदर काम करेगा। कहानी के खत्म होते होते ऑथर कहती है साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और यहाँ पर हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? ये लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट चैप्टर था, यानी कि फर्स्ट पार्ट था, स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी के पार्ट 2 में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी स्टोरी को पढ़ सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।